सकते जीटी में ये आएंगे या नहीं। जीटी में ये नहीं आएंगे, आप पढ़ें इसको, अपने तौर पे पढ़ें, याद करें। जीटी में जो टेस्ट होगी उसमें ये जीआईटी डिसऑर्डर्स नहीं शामिल नहीं होंगे, पहली बात। और नंबर टू, एक जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि हम एसटीपी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एसटीपी का। तो जब आप एनटीपी या ये कॉम्प्रिहेंसिव ये आपने जैसे टॉपिक्स पढ़े हैं, तो उसके बाद आप एसटीपी आई थिंक एक छोटा सी टॉपिक लगते हैं। अगर आप एसटीपी को एक बार जैसे रिव्यू करेंगे, देखिए वो सब चीजें इसके अंदर मौजूद है। बट पढ़े तो सही, आप ऐसी हैबिट ना बनाए कि कोई और आके आपको पढ़ाएगा, आप एसटीपी खोले आप पढ़े, इस तरह से नहीं। थोड़े से स्टूडेंट आप देखें बुक्स को कि वो सारी चीजें तकरीबन कवर हो गई, सारी चीजें वो कवर हो गई, ठीक है। तो एसटीपी वगैरह बुक सब भी इस तरह से एनटीपी के अंदर ही आ जाते हैं। तो जीआईटी डिसऑर्डर्स डिस्कस करे थे, यकीनन हम जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा उसके साथ रिलेटेड डिसऑर्डर होके डिस्कस करेंगे। मे भी कुछ सवाल जो है इंक्लूड हो भी जाए ईएमसी के टेस्ट के अकॉर्डिंगली, कहेंगे हमने तो दे दिया था ये सिस्टम, तो आप पढ़े। तो इस तरह से तो हम पढ़ रहे हैं। उसमें एक एनोरेक्सिया नर्वोसा एक डिसऑर्डर है। कल जैसे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये होता है कि अक्सर जो है एक यंग एज के, खास तौर पे गर्ल्स के अंदर ये डिसऑर्डर होता है। न्यूरो नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम की बट साइकोलॉजिकली एक डिसऑर्डर है, जिसमें कंटिन्यूअस रिफ्यूजल टू ईट। जैसे उससे एज ग्रुप के जो खास तौर पे गर्ल्स होती हैं जो मुसलसल, इवन बॉयज भी ऐसे करते हैं, सिर्फ एक ही बात कि खाना उनको नहीं खाना, बस ये। खास तौर पे जो मदर्स होती हैं, जो उनके साथ अचानक सडन एक जैसे मूड चेंज हुआ, रीजन क्या है, एग्जैक्ट रीजन नॉट नोन, बट खाना नहीं खाना, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स जैसे खाने की टाइमिंग होती है उसके हवाले से नहीं खाएंगे, कंटिन्यूअस रिफ्यूजल टू ईट। फिर इवन ये भी कहेंगे खिलाएगी आप खाना जो है रख दे फला जगह पे, हम खुद ही खा लेंगे, खुद ही खा लेंगे, आप जाए भले, खुद ही खा लेंगे। उसके बजाय वो क्या करेंगे, उसको जो है पैक करके फेंक देते हैं डस्टबिन वगैरह में या किसी जगह पे, बट इस्तेमाल उस खाने का नहीं करेंगे, नहीं खाने खाएंगे नहीं। इसी तरह से अगर कोई कुकिंग करती है गर्ल्स, तो सब घर वालों को भी खाना खिलाएंगे बट खुद नहीं खाएंगे, कंटिन्यूअस रिफ्यूजल टू ईट इज कॉल्ड एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, उस डिसऑर्डर को अपने एनोरेक्सिया नर्वोसा। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट की मीनिंग होती है डिजायर टू ईट। जैसे हर इंसान की एक कोई ना कोई एक पसंदीदा एक ऐसा फूड आइटम होता है, डिश होती है कोई, तो उसका जैसे इंतजार होता है कि ये हम जब पक्के तैयार हो या मिले तो हम ज्यादा खाएंगे, अच्छी है कोई डिश। बट वो भी इस तरह की भी अगर डिश अगर सामने आ जाए तब भी जैसे कि नहीं हमें नहीं खाना है। तो वाई, बिकॉज ड्यू टू द फियर ऑफ बिकमिंग ओबेस। उनमें एक जैसे ओबेस की मीनिंग होती है, जैसे ओबेसिटी हमने पढ़ा है मोटापा, कि इन ओबेस होने का उनको खतरा होता है, ओबेस के ओबेस हो जाएंगे। सच अ फीलिंग इज कॉमन इन फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 12 to 21 years, 12 to 21 years, usually just after the onset of puberty। प्यूबर्टी कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो स्टेज होता है, जैसे चाइल्डहुड के बाद, चाइल्डहुड के बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। जिसमें जैसे खास तौर पे जो फीमेल्स होती है उसमें जो एज तकरीबन एवरेज जो एज होती है 10 से 11 साल से लेकर 15 से 17 साल के दरमियान, प्यूबर्टी इस एज से लेकर तकरीबन 21 ईयर्स तक ये जो होता है। और इसमें लाइक जैसे एक कंटिन्यूअस रिफ्यूजल टू ईट, यानी मुसलसल इनकार करना कि भाई खाना नहीं खाना है। एक मे भी इसका एक ओबेसिटी का एक फियर हो, और भी जैसे एक साइकोलॉजिकल जैसे घरू हालात या कोई एक अननोन स्ट्रेस हो जिसकी वजह से सिर्फ खाना नहीं खाना है, सिर्फ एक ही पॉइंट होती है खाना नहीं खाना है। तो दैट इज कॉल्ड एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। और इसके सिम्टम में जैसे इंक्लूड्स लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू द फियर ऑफ बिकमिंग ओबेस। और ऐसी गर्ल्स ओवर एस्टिमेट द साइज ऑफ देयर ओन बॉडी एंड इंसिस्ट दैट शी इज ओवरवेट, यानी मतलब खुद को एक एहसास होगा कि हम तो ओवरवेट हो रहे हैं, इस वजह से हम ज्यादा नहीं खाएंगे, खुद को एक एहसास होगा। बाकी हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं होती है,
बट खुद ही उन्होंने जैसे एक अज्यूम कर लिया अपने लिए, परसेप्शन उनकी अपनी होती कि हम जैसे ये तो ओबेस हो रहे हैं, इस वजह से मजीद खाना नहीं खाना चाहिए। when when in the really her weight has dropped to a dangerous level, even जो है वो तो उनका जो खाना जाहिर है जब नहीं खाएंगे तो वेट लॉस होगा। इससे कई आप सोशल मीडिया वगैरह पे आजकल जैसे देख रहे हैं कि जिसमें अपनी बॉडी की शेपिंग के हवाले से जैसे जिस बिल्कुल जैसे कि हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, इस तरह के खाना नहीं खाना है, या एक कीटो डाइट्स जैसे चल रही है उसमें भी ये है कि फिलहाल ये डाइट खानी है, ये नहीं खानी है, एक तरह की डाइट। फिर आगे जो उसमें बॉडी पे बहुत ही ज्यादा जो एडवर्स इफेक्ट होता है, इवन डेथ भी हो रही है बिकॉज ऑफ इन रीजंस की वजह से। तो सीवियर एक वेट लॉस भी हो सकता है। दीज गर्ल्स आर ऑफन नॉट मेच्योर्ड फिजियोलॉजिकली। जैसे आपको पता है कि ये एज होती है सेक्सुअली मेच्योरिटी की होती है, यानी 10 to 11 ईयर्स से लेकर 15 to 17 एंड अप टू 21 ईयर्स सेक्सुअल मेच्योरिटी की एज होती है, यानी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आती है। और यही मेच्योरिटी, इस हवाले से हम कहेंगे कि कोई भी जैसे मेल जैसे बॉय या गर्ल जो होता है वो मीन्स मेच्योर एज की तरफ आता है, तो वहां पे वेरियस चेंजेस, बॉडीली चेंजेस होती है, ऑर्गन्स के अंदर भी चेंजेस होती है, न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो यकीनन तो फिर इनके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है आगे उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज होगी। तो ये भी एक एडवर्स इफेक्ट होता है अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो डाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, psychologically be unable to cope with the challenges of the puberty and their emerging sexuality. The losses of feminine characteristic enable the girls to retreat into the childhood state in which she feels safe. ठीक है, तो इस तरह से फीमेलिन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो फीमेल्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है उनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिन्हें कहते हैं फीमेलिन कैरेक्टरिस्टिक। जो इंटर क्लास पढ़े उनको पता है, जब हमने हार्मोन्स के हवाले से पढ़ा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो भी डेवलप नहीं होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में काफी सारी जो बॉडीली चेंजेस होती है, जैसे एक बॉय और गर्ल जैसे उनकी एज जो है चाइल्डहुड की है, उससे जब प्यूबर्टी की तरफ आते हैं यकीनन बॉडीली चेंजेस जो है मेल और फीमेल के हवाले से डिफरेंट होते हैं। तो इन चेंजेस के लिए जैसे लफ्ज से कलेक्टिव इस्तेमाल किया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो बॉडीली चेंजेस आती हैं वो नहीं होगी। तो इस तरह से ये सब नुकसान है जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा का। तो यकीनन जैसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो यकीनन अपने मदर फादर या पेरेंट्स जो भी है जिनसे वो बात कर सकते हैं, या जो साइकोलॉजिस्ट है या डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या डॉक्टर साहिबान है, उसके साथ कंसल्ट किया जाए। और इसका जो है यकीनन थोड़ी सी एक थेरेपी मौजूद है कि एक साइकियाट्रिक थेरेपी यूजुअली रिक्वायर्ड टू ट्रीट एनोरेक्सिया गर्ल्स। एनोरेक्सिक गर्ल्स का मतलब है जिनमें एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, तो ऐसी गर्ल्स को हम कहेंगे एनोरेक्सिक गर्ल्स। सच पेशेंट्स आर फेड थारो एनी अदर रूट अदर देन एलिमेंट्री कैनाल। जैसे अगर इवन जो कंडीशन सीवियर हो गई है, तो अगर माउथ से या जैसे जीआईटी से अगर खाना नहीं ले रहे तो इंट्रावेनस, जैसे आपको पता है कि जब भी जैसे पेशेंट्स सीवियर होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है अगर माउथ ओरली कोई फूड इंटेक नहीं कर सकते तो उनको इंट्रावेनस जो है एक जैसे फॉर्म में जैसे फूड अल्टीमेट तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे ताकि जो है उनकी बॉडी की मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो होती रही। तो इन अदर रूट जो होगा लिमिट अदर देन लिमिट इंट्रावेनस आईवी जिसे कहते हैं, जैसे इंजेक्शन होते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन वेन के अंदर, जैसे सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो जो रिक्वायर्ड है, वो अगर इस सोल्यूशन फॉर्म में मिलता रहे इंट्रावेनस, तो यकीनन उनकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं। रिकवरी इज वेरी स्लो, 2 to 4 years लग सकते हैं एंड सम केसेस लॉन्गर। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा प्योरली जैसे एक थोड़ी सी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए अपने बच्चों को कि लाइक वो खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे, टाइम पे क्या खाते हैं। तो ये डाइट पे जैसे अगर थोड़ी नजर होगी यकीनन, तो ये एक पेरेंटिंग का एक जैसे टाइप है, पैटर्न है, जैसे बाकी बच्चों की जरूरत जो नीड्स होती है वो पूरी करें, इसी तरह से खाने के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, देखना चाहिए क्या खा रहे हैं,
या नहीं भी खा रहे हैं तो यकीनन थोड़े से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे तो बच्चे होते हैं कि उनकी अपनी थॉट्स होती हैं। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट एक डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड ब्यूलिमिया नर्वोसा। ब्यूलिमिया नर्वोसा इस एज ग्रुप से थोड़ी सी बड़ी एज ग्रुप होती है, जिससे अक्सर एनोरेक्सिया नर्वोसा हाई स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है उनमें ज्यादा होता है। ये जो ब्यूलिमिया नर्वोसा है इससे थोड़ी बड़ी एज की, यानी 21 ईयर्स के बाद या इस तरह की, और ये सबके अंदर नहीं, एक खास किस्म के प्रोफेशन के अंदर जो ऐसी जो विमेन होती हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा होती है। खास किस्म का एक प्रोफेशन लाइक जैसे एक्ट्रेसेस है, सिंगर्स है, या जिस तरह से डांसर्स हैं या फैशन मॉडल्स हैं, वो हमेशा अपनी बॉडी की जैसे जो शेप होती है उस पर ज्यादा उनका फोकस होता है कि जैसे अगर ओबेस हो गए तो फिर देन उनकी जो मार्केटिंग है या जो मार्केट है या उनका जो प्रोफेशन है उसमें इतना ज्यादा उनको काम नहीं मिलेगा। तो इस हमेशा जैसे एक स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें ये चीज खानी है, ये नहीं खानी है, इससे खाएंगे तो ये ओबेस हो जाएंगे, ओबेस हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है दूसरे कोई जो कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, हमें कोई काम वगैरह जॉब नहीं मिलेगा। ये तो यकीनन तो इससे स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि वो बिल्कुल एक केयरफुली चीजें जब भी वो इंटेक करते हैं खाते रहते हैं। बट ऐसे जो विमेन होती है उनके अंदर देने एक और कंडीशन डेवलप हो जाती है जिससे कहते हैं ब्यूलिमिया नर्वोसा। अगर इसकी वर्ल्ड मीनिंग देखी जाए ब्यूलिमिया नर्वोसा तो बिल्कुल ये है कि ईटिंग लाइक द हंग्री ऑक्स, जैसे हंग्री ऑक्स, ठीक है, अगर जैसे एक हंग्री हो और उसके सामने जैसे ग्रास वगैरह पड़ा हो तो वो किस तरह से खाएगा। तो बिल्कुल ऐसी जो विमेन होती है उनके यहाँ ये होता है कभी कभार साइकोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा खा लेती, बहुत ज्यादा, और जो बहुत ज्यादा एक टाइम पे खा लेगी फिर अचानक इनको सडन एक एहसास होगा कि जैसे हमने आज तो बहुत ज्यादा खा लिया, अच्छा खा लिया, तो फिर एक इंड्यूस वोमिटिंग करेगी। इंड्यूस वोमिटिंग की मीनिंग है कि माउथ के अंदर जैसे फिंगर्स वगैरह डाल के जैसे कि ये खाना सब जो बाहर आ जाए, ठीक है, इस तरह से इंड्यूस्ड वोमिटिंग है। या इस तरह से नेक्स्ट डेज के अंदर जो है देन कहेंगे हम अब ये आज ये ज्यादा खाया है तो आगे हम एक दो दिन नहीं खा रहे हैं, ऐसे भी सोच, ऐसी सोच होती है। या इसी तरह से कि वो जितना खाना खाया है कहते हैं कि बस 2 दिन जो है एक्सरसाइज ये जिम वगैरह करके इसको बर्न करें। तो इस तरह की जो डिसऑर्डर यानी ओवर ईटिंग है, सिंपली ये कहेंगे ब्यूलिमिया नर्वोसा है। ये भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ओल्डर गर्ल्स यानी कौन सी 21 ईयर्स की एज के बाद होगा, बिकॉज जैसे हाई स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है उनके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, और ये है ब्यूलिमिया नर्वोसा, कैरेक्टराइज्ड बाय द बाउट्स ऑफ ओवर ईटिंग। बाउट एक टेक्निकल टर्म है जिसकी मीनिंग होती है स्पेल। स्पेल की मीनिंग स्पेलिंग नहीं, जैसे ड्यूरेशन होती है, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं बॉलिंग कराते हैं, उनको कैप्टन कहता है कि आप आए 2 ओवर करें, 2 ओवर करने के बाद उसको बिठा देते हैं कि ठीक है अब कोई दूसरा जो बॉलर आता है तो उसे कहते हैं फर्स्ट स्पेल कहते हैं। और तकरीबन 15-20 ओवर के बाद जैसे उसको दोबारा से बुलाते हैं कि आए आप एक और 2 ओवर और भी करें, तो यानी उससे हम क्या कहते हैं एक सेकंड स्पेल कहते हैं। फिर अगेन उसके थोड़े से ओवर बचा के रखते हैं कि हाँ थर्ड स्पेल। तो इसे स्पेल लफ्ज की मीनिंग होती है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन स्पेल लफ्ज की मीनिंग होती है ड्यूरेशन। जो अबाउट को हम सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे ड्यूरेशन कहेंगे। ओवर ईटिंग फैटनिंग फूड यानी जो जिसमें खास तौर पे फ्राइड फूड हो, केक्स एंड क्रीम्स हो, पेस्ट्रीज हो, इस तरह की जो चीजें हैं ना वो ज्यादा खाना, तो दैट इज कॉल्ड ब्यूलिमिया नर्वोसा। और वोरेशियस, वोरेशियस जैसे टेक्निकल टर्म है जिसकी मीनिंग होती है ईटिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी। जैसे नॉर्मली जैसे नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, नॉर्मल जो उनकी डाइट है फूड वो इतना खाएंगे, बट इस कंडीशन में इस डिसऑर्डर वाले जो लाइक जो वुमेन जो होंगी तो वो बहुत ही ज्यादा ओवर ईटिंग करेंगे, यानी जो कैपेसिटी है उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही खा लेंगे। voracious eating may cause physical effect including serum electrolytes imbalance। जाहिर है एक ही किस्म की जैसे पेटनिंग फूड जो है ये खा रहे हैं, एक ही किस्म का अगर खाना खाना ये भी एक जैसे कहेंगे कि बैलेंस डाइट नहीं है। अगर कोई पर्सन जैसे एक ही किस्म की जो उसकी पसंदीदा डाइट है, पसंदीदा डाइट है डेली बेसिस पे 3 टाइम्स अ डे या डेली बेसिस पे जो जिससे वो खा रहे हैं तो दैट इज नॉट बैलेंस डाइट, उसे बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे।
जैसे जो छोटे बच्चे होते कहते कि हमें खाना ना दे, वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी ना दे, सिर्फ मैगी दे, तो मैगी ये जो है दैट इज डेली बेसिस क्योंकि उसकी फेवरेट है, ये बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी। या कोई कह रहे हैं कि जैसे आज सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ पर डे और 3 टाइम्स ए डे सिर्फ बिरयानी खानी है, दैट इज नॉट बैलेंस डाइट। या कुछ कहें कि जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ डेली जो है हर टाइम पे जैसे बर्गर या पिज्जा खाने, दैट इज नॉट बैलेंस डाइट, इसे बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी हो, जिसके अंदर फैट्स भी हो, जिसके अंदर मिनरल्स भी हो, जिसके अंदर वाइटामिन्स भी हो। ये सारी चीजें जो है मिलके जो एक बैलेंस डाइट करते हैं, बनाते हैं। जैसे बैलेंस डाइट अगर नहीं लेंगे तो यकीनन उसके जो साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आप इंटर क्लास एसटीबी बुक आपके पास मौजूद है तो आप आखिरी चैप्टर में जैसे आप चार्ट देखेंगे, एक चार्ट इसमें डिजीज का चार्ट है और इसमें क्वेश्चन भी आते थे पुराने दौर में जब ये टॉपिक इंक्लूड थे। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की मीनिंग है जैसे माल न्यूट्रिशन, और उस कंडीशन को कहेंगे माल न्यूट्रिशन कहेंगे, बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। अगर सिर्फ एक ही किस्म की जैसे डाइट का यूज कर रहे, इस्तेमाल कर रहे, बाकी नहीं ले रहे, तो ये एक किस्म की माल, तो यकीनन ये होगा कि इनमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो जाहिर है उसके अंदर जो है मिनरल्स और जो साल्ट्स वगैरह ये जो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, आगे जाके इन्फेक्शंस भी होते हैं। जस्ट अपनी जिस से बॉडी शेप को मेंटेन रखना एक बात, और इसी तरह से अगर इस कंडीशन पे चले तो जाहिर है दूसरी डिसऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा एक बैलेंस डाइट का होना जरूरी है। कोई भी जैसे भले इस प्रोफेशन से किसी का ताल्लुक हो या ना हो, बट बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होती है, बॉडी के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। इसी तरह से ट्रीटमेंट क्या है, ब्यूलिमिक्स, ब्यूलिमिक्स की मीनिंग होती है ऐसी गर्ल्स जिनको ब्यूलिमिया नर्वोसा है तो उन्हें हम कहेंगे ब्यूलिमिक्स कहेंगे। जैसे एनोरेक्सिक यानी जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा हुआ है, एडजेक्टिव्स है इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो ब्यूलिमिक्स है। लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग, इनिशियल ट्रीटमेंट इज टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन। लेकिन दोनों कंडीशन, एक पहले जैसे ओवर ईटिंग करेंगे तो वेट गेन होगा या ओबेस भी हो सकते हैं, तो वेट लॉस होना जरूरी है। नंबर 2 जैसे ये जो किस चीज के शिकार होते हैं, ऐसी ऐसी विमेन जो है माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही किस्म की डाइट और फूड पे वो फोकस करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, तो जाहिर है यकीनन ये जो बैलेंस डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है तो उसका जो अपोजिट टर्म है जैसे माल न्यूट्रिशन है। And it is necessary to undertake the treatment in the hospital under strict supervision। ठीक है, तो इस तरह से जो इनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। ये तो डिसऑर्डर थे एनटीबी के। अगर थोड़े एसटीबी के भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इसमें एसटीबी के रिलेटेड भी थोड़े से डिसऑर्डर है, इसी से रिलेटेड है तो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें वन ऑफ देम डिसऑर्डर इज डायरिया। जैसे एसटीबी बुक के अंदर आई थिंक 301 पेज पे आप आएंगे तो ये जीआईटी के डिसऑर्डर्स है, उसमें वन ऑफ देम इज द डायरिया। डायरिया को सिंपली कहेंगे लूज मोशन भी कह सकते हैं, रिजल्ट फ्रॉम रैपिड मूवमेंट्स ऑफ फीकल मटेरियल थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। आप स्टूडेंट्स को याद है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियोसिकल जंक्शन, उसके बाद जैसे सीकम है, सीकम के बाद जैसे असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन के बाद आपको पता है कि ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन के बाद देन जो है डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन के बाद सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन के बाद देन रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस से जो है फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास आउट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास आउट होता है, ये सिग्मोइड कोलोन है। और ये जैसे देखेंगे डिसेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और इस कोलोन को कहेंगे असेंडिंग कोलोन। सिंपल इंटेस्टाइन का ये पार्ट सीकम है, सीकम के साथ एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी मौजूद है। तो आपको सब ये जो है लेवल पार्ट या इनके कंपोनेंट्स याद होंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन जैसे यहाँ पे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो चुका है, बट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास होगा तो इसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो मूवमेंट्स होती है। क्यों स्लो मूवमेंट्स होती है? ताकि इसमें जो साल्ट्स वगैरह है उनकी एब्जॉर्प्शन हो सके, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके, उस वजह से जो है वेरी स्लो पास होते रहते हैं। तो असेंडिंग जैसे कोलोन है या ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, यहाँ से जो वाटर मिनरल्स साल्ट्स की वगैरह की एब्जॉर्प्शन होने के बाद जैसे यकीनन जब वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो इसमें जो फीसेस होती है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और फीसेस जिसे हम कहते हैं,
ये पीसेस थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, पीसेस थोड़ी सी हार्ड यानी बिल्कुल लिक्विड की तरह नहीं होगी। जैसे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे ये फूड आ रहा था थोड़ा सा पेस्ट लाइक है, जैसे ही इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट से जैसे आगे मूव करेगा तो वाटर की भी एब्जॉर्प्शन होगी, साल्ट्स की भी एब्जॉर्प्शन होगी, तो यकीनन क्या होगा कि ये जो पीसेस होगी थोड़ी सी सॉलिड हो जाएगी। और देन ऐसी पीसेस जो है रिमूव होती है एनल कैनाल से या एनस से रिमूव होती रहती है जिससे। बट डायरिया का फिनोमेना क्या है? डायरिया का फिनोमेना ये है कि जब भी जिस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ फूड आएगा तो वेरी फ्रीक्वेंट जब ये फीकल मटेरियल पास होगा, यानी इस को पास यहाँ स्लो होना था, इसको स्लो गुजरना था ताकि साल्ट्स की भी एब्जॉर्प्शन हो सके और वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके। बट ये वेरी फ्रीक्वेंट जब पास हुआ है तो जाहिर है क्या होगा, रिजल्ट क्या होगी, लूज मोशन होगी। उसे उस कंडीशन को हम कहते हैं लूज मोशन कहते हैं। वेरी फ्रीक्वेंट पास होने की वजह से क्या नुकसान होगा, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी किसी पर्सन को डायरिया होती है डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गई है, साल्ट सारे जिस्म के निकल गए, ऐसे दो लफ्ज आपने यकीनन सुने होंगे, डिहाइड्रेशन हुई है। जैसे डिहाइड्रेशन हुई है फिर कहते हैं पानी के 10 गिलास पीते उससे रिहाइड्रेशन का नहीं काम होगा, बिकॉज ये वाटर एंड सॉल्यूट का बैलेंस होता है। उसके बाद आपने देखा होगा उनको जैसे ड्रिप्स वगैरह दी जाती है और ओरली जो है चीजों की जैसे थोड़ी सी मना की जाती है, नहीं देते बिकॉज जीआईटी उनका ऑलरेडी पहले से इरिटेट है। तो इस तरह से जो इनकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर डायरिया की ट्रीटमेंट फौरन ना की जाए तो विद इन आवर्स जो है किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, क्योंकि इसमें लॉस किसका है, वाटर लॉस है, सॉल्यूट का लॉस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और देन पर्सन की डेथ हो सकती है। तो हम जैसे डिस्कस करेंगे एसटीबी बुक के हवाले से कि कौन से पॉसिबल रीजंस है जिनकी वजह से डायरिया होती है। 3 रीजंस है, एक है एंट्राइटिस रीजन है जिसकी वजह से डायरिया हो सकती है, दूसरा रीजन जो कॉलरा है, वाइब्रियो कॉलरा जिससे बैक्टीरिया में उसके इन्फेक्शन की वजह से, तीसरी डायरिया की एक रीजन है साइकोजेनिक डायरिया। तो एंट्राइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया, एंट्राइटिस वायरस या किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ड्यू टू द इन्फेक्शन इन द म्यूकोजा। और इस तरह से म्यूकोजा आपको पता है इंटरनल लाइनिंग होती है, जो ये इरिटेट हो जाए, इरिटेट होगी तो यकीनन ये फूड जो अनडाइजेस्टेड तो था बट इसमें जो एब्जॉर्प्शन हो रही थी वाटर एंड साल्ट की वो नहीं होगी। इस वजह से ये फ्रीक्वेंट जैसे फूड पास होगा तो उसमें जो डायरिया जैसे सिम्टम्स अपीयर हो जाती है। नंबर 2 रीजन इज द कॉलरा। कॉलरा भी डायरिया का सबब हो सकता है, causing extreme quantities of bicarbonate ions to be secreted into the intestinal tract along with the massive amounts of sodium and water leading to the death। इसी तरह से कॉलरा ये सिंपल सा रीजन नोट किया कि एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होती है प्लस में साल्ट्स का जो लॉस हो जाता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारी फ्लूइड्स के अंदर, ये ब्लड के अंदर शामिल नहीं होंगे। रिजल्ट ये होगी कि ये सिर्फ डायरिया की सूरत में ये रिमूव होते रहेंगे तो रिजल्ट ये होगी डेथ हो सकता है। इसी तरह से एक डायरिया का रीजन है साइकोजेनिक डायरिया। साइकोजेनिक की मीनिंग होती है जब एक स्ट्रेस की सिचुएशन हो, कभी कभार एक सडन स्ट्रेस की सिचुएशन हो या फियर की सिचुएशन हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी कुछ पर्सन होते हैं जिनको डायरिया हो जाती है। सर्टेन एक सडन स्ट्रेस हो, फियर हो, इस तरह की जो सीवियर टाइप की कोई एंजाइटी हो जिसमें भी अनकंट्रोल्ड जैसे ये मूवमेंट्स होती है और रिजल्ट ये होती है डायरिया हो जाती है, जिससे हम कहते हैं साइकोजेनिक डायरिया कॉज्ड बाय द नर्वस टेंशन। तो इस वजह से भी डायरिया हो सकती है। ठीक है, जैसे अचानक कोई ऐसा इवेंट हो, फियर हो जाए तो फिर डायरिया हो सकती है। उसके बाद जो हम यहाँ पे थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन है, जैसे एक कोई नॉर्मल जैसे पर्सन है तो उसमें जैसे वाटर एंड मिनरल्स की जैसे एब्जॉर्प्शन होगी, तो बट ये जो जिसमें डायरिया होगी तो ये सारी चीजें जैसे पोटेशियम है, क्लोराइड है, सोडियम आयंस है, ये इनकी रीएब्जॉर्प्शन जैसे नहीं होगी। वो सारी चीजें जैसे फीसिस की सूरत में ये जो लिक्विड जैसे होगी बिल्कुल वाटरी जैसे ऐसे जो फीसिस हो जाती है, तो इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। दूसरी लाइक हेडिंग है दैट इज द डायसेंटरी। डायसेंटरी एक ऐसा इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी एक सिंपल और की पॉइंट है अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इन्फ्लेमेशन लफ्ज की मीनिंग होती है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन लफ्ज की मीनिंग होती है स्वेलिंग, और अक्यूट की मीनिंग होती है जैसे सडन। जैसे अक्सर डॉक्टर साहिबान
किसी पेशेंट वगैरह से कुछ क्वेश्चन थोड़े से पूछते रहते हैं कि यानी ये डिसऑर्डर आपको कब से है, यानी अभी हुआ है, पुराना है, कितना है। जैसे कुछ कहते हैं कि हमें कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, कोई भी डिसऑर्डर हम उसकी बात करें तो वो जो पुराना जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्रॉनिक। जो लॉन्ग लास्टिंग है उसके लिए क्रॉनिक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बुखार कब से हो रहा है, 4 महीने हो रहे हैं बुखार हो रहा है, डेली आता है, ठीक है। पेट में जैसे दर्द कब हो रहा है, 4 महीनों से ये सिलसिला हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक। बुखार कब आया, बस रात ही अचानक आया, दैट इज कॉल्ड अक्यूट। इस तरह की जो सिम्टम्स होंगी तो उसे कहेंगे अक्यूट। अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल। स्टूल जो है ह्यूमन फीसिस के लिए स्टूल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। स्टूल की मीनिंग होती है फीसिस, तो फीसिस के साथ जब ब्लड एंड म्यूकस आ जाए तो ये एक डायसेंटरी की निशानी होती है। और इसका कॉज या रीजन क्या है, इसका कॉज या रीजन है बेसिलरी और अमेबिक इन्फेक्शन। बेसिलरी क्या है, बेसिलरी जैसे बेसिलाई बैक्टीरिया है। अमेबिक इन्फेक्शन जैसे आपको याद होगा फर्स्ट ईयर एसटीबी बुक के अंदर फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर हमने पढ़ा है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, यानी एंट अमेबा हिस्टोलिटिका, अगर आपको याद हो एंट अमेबा हिस्टोलिटिका, ये डायसेंट्री का सबब या रीजन हो सकता है। एंट अमेबा हिस्टोलिटिका खास तौर पे जब जहाँ पे जैसे शहरों के अंदर जैसे वाटर पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे वो उनका पानी खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद जब दोबारा से एक फर्स्ट टाइम वाटर आता है, जिनमें जैसे फिल्ट्रेशन का प्लांट नहीं लगे होते हैं, तो अक्सर उस पानी के अंदर आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े से ऐसे जिसे आमतौर पे यार लेमेन्स लैंग्वेज में हम कहते हैं गंद या किचरा कहते हैं, टुकड़े टुकड़े से होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर से, तो वो जो उसमें कई सारी सिस्ट होती है, सिस्ट ऑफ एंट अमेबा हिस्टोलिटिका। अगर इसी वाटर को जैसे हम यूज करें तो देन अमेबिक ये डायसेंट्री हो सकती है, अमेबिक डायसेंट्री हो सकती है। उसके बाद है कंस्टिपेशन, नेक्स्ट डिसऑर्डर है कंस्टिपेशन। जैसे डायसेंट्री के अंदर जैसे फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ फीकल मटेरियल हो रहा था, कंस्टिपेशन इसका जो है जस्ट हम कहेंगे कि थोड़ा सा इसका आप रिवर्स कर ले, अपोजिट कह ले। किस तरह से, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का सेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में से वेरी स्लो जो है ये पास हो, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वेरी स्लो पास हो। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब स्लो पास होगा, वेरी स्लो वेरी स्लो जब पास होगा तो मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी और मैक्सिमम साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होगी। तो जब वाटर जो है बहुत ज्यादा इनका जो है यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा वेरी स्लो पास होने से, अब रिजल्ट क्या होगी कि रिजल्ट ये होगी कि जो पीसेस होगी वो पीसेस जो है बहुत ही ड्राई हो जाएगी, पीसेस ड्राई हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिसे पीसेस कहते हैं वो ड्राई और हार्ड हो जाएगी, और ऐसी हार्ड और ड्राई पीसेस जो है पास आउट होने में, इजेशन करने में इनको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और इनकी जो इजेशन की जो टाइमिंग होती है वो भी जैसे कई दिन लग जाते हैं। जैसे नॉर्मल पर्सन में जैसे 1 टाइम और 2 टाइम पर डे इजेशन का अमल होता है, रिमूवल ऑफ फीसेस का अमल होता है। बट जो जिनको कंस्टिपेशन होती है तो उनको कई दिन लग जाते हैं, डीफिकेशन का अमल नहीं होता है, यानी फीसेस का रिमूवल नहीं होता है, बिकॉज फीसेस हार्ड हो गई है और डिफिकल्ट टू पास। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कंस्टिपेशन। इस कंडीशन को हम कहेंगे कंस्टिपेशन, which means slow movement of feces through the large intestine and often associated with the large quantities of the dry hard feces. ड्राई और हार्ड पीसेस क्यों हुए, रीजन अभी हमने देखा कि इस रीजन की वजह से पीसेस ड्राई हुए। इन डिसेंडिंग कोलन व्हिच accumulates because of the long time availability for the absorption of, जितना जिस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा अरसे तक ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या पीसेस होंगी तो मोर वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, रिजल्ट ये होगा पीसेस हार्ड हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंट कॉज कंस्टिपेशन का क्या है, इरेगुलर बाउल हैबिट्स। इरेगुलर बाउल हैबिट्स जिससे 2-3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं डीफिकेशन के लिए। डीफिकेशन की मीनिंग होती है रिमूवल ऑफ फीसेस, डीफिकेशन की मीनिंग होती है रिमूवल ऑफ फीसेस, रिमूवल ऑफ फीसेस। रिमूवल ऑफ फीसेस के लिए 2 और भी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक पूपिंग लफ्ज इस्तेमाल होता है, बाउल मूवमेंट्स भी इस्तेमाल होता है। इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स की मीनिंग होती है जैसे नॉर्मल, जैसे हर इंसान 1 टाइम और 2 टाइम डीफिकेशन का अमल इसका होता है, एक टाइमिंग होती है। अगर कोई पर्सन विदाउट कुछ ऐसे रीजंस की वजह से अगर इन डीफिकेशन के रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे हमने
एनटीबी बुक के हवाले से भी पढ़ा था। एक रिफ्लेक्सेस की मीनिंग है ऑटोनॉमिक, जैसे सिग्नल और इम्पल्स, या एक जिस तरह से कमांड होगा कि अब जो है डिफिकेशन का अमल होना चाहिए। अगर इन रिफ्लेक्सेस को हम इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे, इनको रोकने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन तो ऐसा रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था कि फ्यू मिनट्स तक होता है, उसके बाद उसकी जो है ये रिफ्लेक्स डाइस जो ऑटोनॉमस सिग्नल था वो फिर नहीं रहता है, तो नहीं रहता है तो डीफिकेशन भी नहीं होगी, तो यानी डीफिकेशन का जो टाइम था उस टाइम में होने नहीं दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होगी कि फीसेस जमा हो गई। और इसी तरह से अगर इरेगुलर ऐसी बाउल हैबिट्स डेवलप हो गई तो आगे जाके उनके वो कंस्टिपेशन के चांसेस होते हैं, कंस्टिपेशन जैसी डिजीज हो सकती है। तो आगे उसके इफेक्ट क्या होंगे कंस्टिपेशन के, उसमें हम नेक्स्ट आते हैं। इरेगुलर बाउल हैबिट्स दैट हैव डेवलप्ड थ्रू अ लाइफ टाइम ऑफ इनहिबिशन ऑफ द नॉर्मल डिफिकेशन रिफ्लेक्स। इनहिबिशन की मीनिंग होती है इनको स्टॉप करना। नॉर्मल डिफिकेशन की जो रिफ्लेक्स और सिग्नल या एक जिस तरह से नेचुरल कॉल होती है कि डिफिकेशन होनी चाहिए, उसको अगर कोई पर्सन इनहिबिट करे तो यकीनन आगे ये होगा कि उनमें ऐसी कंस्टिपेशन का लाइक एक डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। और भी रीजन है, जैसे कंस्टिपेशन उनको हो सकती है जिनकी पैसिव लाइफ होती है। पैसिव लाइफ की मीनिंग होती है पैसिव मोड होता है लाइफ का, जैसे काम काज बिल्कुल नहीं होता है, जैसे वेरी स्लो, जैसे घर पे बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उनके जो है बहुत ज्यादा काम करने वाले नौकर वगैरह ये सारी चीजें मौजूद, इवन पानी पिलाने वाले बैठे हैं, और जिस तरह टेबल पे खाना रख के वो भी बेचे इंतजार करेंगे आप खाएं, बस इतना ही काम होता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, और कोई भी एक्सरसाइज अगर ना करें, अगर फिजिकल एक्टिविटी ना है तो एक्सरसाइज भी अगर ना करें तब भी जैसे हम कहेंगे ये पैसिव लाइफ है। इसी तरह से कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी जॉब नेचर ये होती है कई घंटे तक एक जगह पे बैठने वाला जॉब होता है, जैसे ड्राइवर्स हैं, कंप्यूटर टाइपिस्ट है, बैंक्स में काम करने वाले लोग हैं, या और कई ऐसी जॉब्स हैं जिनमें एक जगह की सिटिंग का जो जिसे करना पड़ता है, सिटिंग करना, बैठना, उसकी वजह से भी है। या इसी तरह से कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है, जैसे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स यानी काफी, जैसे आपने यकीनन जैसे सुना होगा कि कभी किसी पर्सन को कोई ऐसी डिजीज डिसऑर्डर या सर्जरी वगैरह से मरहले से गुजरना होता है, तो कई महीने तक जो बेड पे रहते हैं, तो देन उनमें भी कंस्टिपेशन डेवलप हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी जैसे कंस्टिपेशन जो है ये होती है कि डिसऑर्डर, तो ये काफी सारे रीजंस हैं। तो इसको किस तरह से जैसे हम इनसे बच सकते हैं, यकीनन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी डाइट डाइट में जैसे अगर फाइब्रस डाइट नहीं है, फाइब्रस डाइट का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी जैसे उनमें आगे जाके कंस्टिपेशन हो सकती है। फाइब्रस डाइट के अंदर फ्रूट्स है, ये छिलके जिसे कहते हैं, रफेज है जिसे हम कहते हैं, सेल्यूलोज का रफेज जो होता है, इस तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ये हम यूज ना करें हमारी डाइट के अंदर, तो उनको भी आगे चल के जो कंस्टिपेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल काजेज है कंस्टिपेशन के। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में तो ये थोड़ी सी कंस्टिपेशन की इलस्ट्रेशन है कि ये जैसे कोलोन है उसके अंदर जो है फीसेस जैसे जमा हो जाती है, इंटेस्टाइनल गैसेस भी यहाँ पे जमा हो जाती है, फीकल मटेरियल हार्ड हो जाता है, देन डिफिकल्ट टू पास, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है काफी टाइम मिलता है कि इसको जो है वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो जाए, इस वजह से फीकल मटेरियल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सो फीकल मटेरियल हार्ड हो जाता है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट डिसऑर्डर में आएगी पाइल्स। पाइल्स या हेमराइड्स, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल टर्म्स में हेमराइड्स भी कहते हैं। और ये पाइल्स किसका रीजन है, पाइल्स का ये डायरी जो कंस्टिपेशन थी, कंस्टिपेशन के रिजल्ट में ही जैसे ये पाइल्स बनते हैं, पाइल्स बनते हैं कंस्टिपेशन के रिजल्ट में। पाइल्स इंग्लिश का लफ्ज है और इसको मेडिकल और बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में हेमराइड्स भी कहते हैं, हेमराइड्स। And these are dilated veins occurring in relation to the anus। जैसे आपको पता है कि रेक्टम है, रेक्टम के बाद जैसे एनल कैनाल है, और एनल कैनाल के बाद ये एनल ओपनिंग है, जैसे ये रेक्टम है इसमें फीसेस आके जमा होती है, ये फीसेस आके जमा हुई है, देन एनल कैनाल और एनस होता है, ये एनस का रीजन एनल कैनाल है, फ्यू सेंटीमीटर एनल कैनाल की ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एनस है। तो इसके अंदर जो वेन्स होती है, इसके अंदर जो वेन्स होती है, वेन्स क्या होंगी, ये डायलेट हो जाएगी, डायलेट की मीनिंग वाइड हो जाएगी, वेन्स, वेन्स जो डायलेट, डायलेट क्यों होगी, वाई, बिकॉज जब रेक्टम फीस से भर जाता है
तो पर्सन एब्डोमेन के जरिए इसके ऊपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे क्योंकि फीसेस पास नहीं हो रही थी, डिफिकल्ट टू पास, तो यानी ऐसे पर्सन जो है एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं रेक्टम पे, ताकि जो है इस पे जो है कोलोन एंड रेक्टम पे, ताकि फीसेस पास हो सके। अगर मुसलसल इसी तरह से अगर फोर्स एक्सर्ट होती रहेगी तो यहाँ की जो वेन्स होती है ये डायलेट हो जाती है, डायलेट की मीनिंग वाइड हो जाती है। देन इसके करीब जब ये पीसेस ड्राई पीसेस जब ये पास होगी तो ये वेन्स जो रप्चर हो सकती है, कभी कभार ये रप्चर भी हो सकती है, और इन पीसेस के अंदर कई बैक्टीरिया होते हैं, वो ब्लड में शामिल हो सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं, या इवन कभी कभार ये वेन्स है इतनी डायलेट होगी एनल रीजन से भी बाहर निकल के आएगी, एनल रीजन से भी ब्लड वेसल से जब ये बाहर निकल के आएगी, और जब भी इस तरह से पीसेस पास होगी तो एक वेरी पेनफुल सिचुएशन होती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेमोराइड्स। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमोराइड्स, कहेंगे डायलेटेड वेन्स अकरिंग इन रिलेशन टू द एनस। हेमोराइड्स में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल की मीनिंग होती है कि एनस रीजन से भी ये ऐसी वेन्स जो बाहर आ जाए तो निकल के आए, उन्हें हम कहेंगे एक्सटर्नल। इलस्ट्रेशन पे आते हैं इंटरनल, कहते हैं जो अभी तक वो निकली नहीं है, इनिशियल कंडीशन में, क्योंकि डिजीज के फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, इस तरह से। तो पहले फेज में जब तक ये इन पे इतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं की है तो इतनी वेन्स डायलेट नहीं है, वो अंदर ही है, बाहर निकल के आती है वेन्स, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। External piles are covered by skin, while the internal piles lie beneath the mucous membrane. The most common cause of the piles is constipation. Piles का जो reason है, cause है, वो है constipation. Constipation की वजह से piles होते हैं. Pressure exerted by the person to defecate, stretch the skin along with the veins, resulting in their dilation. Dilation की meaning है widening. Dilation की meaning होती है widening. जाहिर है जब एक नॉर्मल जिस तरह से कोई भी वेसल है उसमें फोर्स होगी, वाइडन हो जाएगी, तो देन वीक भी हो सकती है, आगे बस्ट भी हो सकती है, तो ये सारी चीजें। फॉर्मिंग हेमोराइड्स, पाइल कैन बी अवॉइडेड बाय रेगुलर हैबिट्स। यानी पाइल इस तरह से अवॉइडेड किए जा सकते हैं, इनसे ऐसे बच सकते हैं, कंस्टिपेशन के जितने रीजन है खत्म करें, पाइल्स भी नहीं हो। एंड यूज ऑफ फाइबर डाइट विच इज मोर टेक्सचर मेक्स इट इजियर। तो मैं एक इलस्ट्रेशन पे आते हैं कि किस तरह से जो है पाइल्स होते हैं। जैसे ये रेक्टम पोर्शन है, और रेक्टम पोर्शन के अंदर जैसे ये डायलेटेड वेन है, ये डायलेटेड वेन है, इन्हें हम कहेंगे इंटरनल पाइल्स कहेंगे। यही जो वेन्स है आगे जाके देन जो है एनल रीजन से बाहर आते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन में जैसे देखते हैं, फर्स्ट डिग्री पाइल्स यानी अभी तक ये इंटरनल है, सेकेंड डिग्री पाइल्स ये जो वेन्स जो है अभी जैसे यकीनन थोड़ी सी नीचे आ रही है, एक थर्ड डिग्री ऑफ पाइल्स है, थर्ड डिग्री ऑफ पाइल्स है, और एक फोर्थ डिग्री ऑफ पाइल्स है, बिल्कुल जो है एनस रीजन से ये जो है बाहर निकल के आते हैं। ऐसी पाइल्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स कहेंगे। सच पाइल्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल पाइल्स, और इनका रीजन क्या है? इनका रीजन है कंस्टिपेशन। उसके बाद हम आते हैं डिस्पेप्सिया पे आते हैं। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया को कॉमनली कहेंगे इपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। इपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, जैसे आपको पता है कि स्मॉल जैसे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद जैसे ये इसोफेगस है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो स्टमक पार्ट है, स्टमक पार्ट है, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, इपी की मीनिंग होती है अबव। खास तौर पे जैसे खाना खाने के बाद, जैसे हम खाना खाते हैं स्टमक में आके स्टोर होता है 4 से 6 घंटे तक, उसके बाद इस जाहिर है खाना खाने के बाद थोड़ी सी एक डिस्कम्फर्ट पर्सन को फील होती है, जिसमें ऐसे डकार आना और या इसी तरह से रिफ्लक्स होना जैसे फ्लूइड्स का, गैस्ट्रिक कंटेंट्स का, तो ये सारी चीजें कहलाती है डिस्पेप्सिया। कंडीशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। इपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग मील्स, मील्स की मीनिंग होती है खाना खाने के बाद। मील की मीनिंग इंग्लिश में रोटी होती है, रोटी का मतलब ये नहीं कि जस्ट एक ब्रेड, वो नहीं। मील की मीनिंग होती है एक टाइम का जो आप खाना खाते हैं उसे हम कहते हैं मील कहते हैं, ठीक है। आफ्टर मील्स इट मे बी ड्यू टू द पेप्टिक अल्सर, इनकी कभी कभार जीआईटी के अंदर कोई दूसरा डिसऑर्डर होता है, बट उसकी निशानी ये होती है कि एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है। एपिगैस्ट्रिक ड्यू टू पेप्टिक अल्सर कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्ट बर्न, हार्ट बर्न जैसे यहाँ पे सीने के अंदर जैसे आमतौर पे जलन जिसे कहते हैं, तो वहां पे टर्म इस्तेमाल होता है हार्ट बर्न। रियल सेंस में हार्ट की बर्निंग नहीं हो रही है, बिकॉज इसोफेगस और साथ में यहाँ पे हार्ट का पोर्शन होता है, तो इस तरह से महसूस होता है, तो उसे हम कहते हैं हार्ट बर्न कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं,
HCl होता है, रिफ्लक्स होता है, रिफ्लक्स की मीनिंग है वापस फ्लो करना है, किस तरफ, टुवर्ड्स इसोफेगस। तो इस वजह से कंडीशन से डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं हार्ट बर्न, बिकॉज उसमें एसिडिक कंटेंट्स होते हैं, तो एक हार्ट बर्निंग की सिचुएशन। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस का मतलब होता है गैसेस का खारिज होना, उसे हम कहते हैं फ्लैटुलेंस कहते हैं। बाय द एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया जैसे इस पर्सन को देन खाने का एहसास, तलब, जरूरत, जिसके भूख खत्म हो जाती कि खाना सामने भी रखे, टेबल भी पड़ा है, टाइम भी हो गया, और ऐसा पर्सन जिसको डिस्पेप्सिया होती है वो कहते हैं कि नहीं खाने की जरूरत नहीं, आई एम फुल, मैंने खा लिया, तलब एहसास नहीं है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है, नाजिया भी होगी, और वोमिटिंग विद और विदाउट एब्डोमिनल पेन। नाजिया जैसे वोमिटिंग से पहले की एक थोड़ी सी सिचुएशन होती है कंडीशन से, जिसमें ये एहसास होता है कि जस्ट अभी वोमिटिंग होने वाली है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड नाजिया, उस कंडीशन को नाजिया कहते हैं। जब गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ जाए तो उसे हम कहते हैं वोमिटिंग है, दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग। सम पर्सन है परसिस्टेंट डिस्पेप्सिया फॉर विच नो कॉज कैन बी फाउंड, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें कोई रीजन नहीं है, तो अपेरेंट रीजन कोई नहीं होता है, एंड दिस इज नॉन अल्सर और फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो इसको डायग्नोज करना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो ऐसे डिस्पेप्सिया को हम कहेंगे नॉन फंक्शनल कहेंगे, इसे ऑर्गेनिक भी कहते हैं और फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। ये हमारे बुक के पॉइंट नहीं है। तो बाकी जैसे ऑर्गेनिक इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया जो होती है उसमें हो सकता है कोई गैस्ट्राइटिस हो, पेप्टिक अल्सर हो, या कोई ड्यूजिनम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या कैंसर को हो, जीआईटी के अंदर, ऐसे रीजन हो सकते हैं, बट अपेरेंट कोई उसका रीजन नहीं हो सकता। इसी तरह से कॉज बाय डिस्टर्बेंस इन द मोटर फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कुछ यकीनन जो ऐसे लोग होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है किसी रीजन की वजह से, कभी कभार कोई एक रीजन भी नहीं होता है, बिकॉज उनकी जो नेचर होती है वो एंग्शियस नेचर के होते हैं। एंग्शियस नेचर का मतलब है एंजाइटी उनमें जैसे डेवलप हो रही होती है, या कभी कभार ऐसे जो होते हैं पर्सन को स्ट्रेस में आ जाते हैं, किसी न किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, हर वक्त वही उनकी जहन में वही सोच होती है। तो जब ऐसा सोचेंगे तो यकीनन जो है, जैसे कहते हैं ना स्ट्रेस खराब होती है, जैसे बड़े घर के अंदर या डॉक्टर साहिबान या कहते हैं स्ट्रेस खराब है, तो कहेंगे स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं, कोई डिसऑर्डर थोड़ी है, बट ये देखिए पूरी हमारी ब्रेन की जो ब्रेन की लाइक वहां से कंडीशन से लेकर बॉडी की हर पार्ट को जिस तरह से ये मुतासिर करते हैं। स्ट्रेस जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ब्रेन सोचे इस तरह से है, बट उसका इफेक्ट जो आगे जाके किस पे होता है, हर पार्ट तक होता है। स्ट्रेस की सूरत में जैसे यकीनन ये होगा कि खाने की तलब नहीं होगी, गैस्ट्रिक कंटेंट्स है, ये रिफ्लक्स हो सकते हैं, तो ये सब डिपेंड करते हैं स्ट्रेस पे करते हैं। तो यकीनन एक स्ट्रेस या इसका एक रीजन जैसे एक ऐसा भी हो सकता है, जैसे कोई एक ऐसा इवेंट हुआ, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन होते हैं जैसे खाना नहीं खाते छोटी एज के अंदर, तो मे बी इसी रीजन की वजह से कोई जैसे सा फियर स्ट्रेस कभी कभार जैसे उनमें डेवलप हो भी जाता है। तो देखिए स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर तो HCl तो प्रोड्यूस, एक तो जैसे नॉर्मल जब फूड आता है तब प्रोड्यूस होता है, बाकी कभी कभार जैसे अगर गैस्ट्रिक सेल्स के एबनॉर्मल फंक्शन हो जाए, जैसे नर्वस सिस्टम रिलेटेड है, हमने पढ़ा था हार्मोन, और जिस तरह से नर्वस जैसे स्टिमुलेशन होती है उसकी वजह से गैस्ट्रिक ये जीआईटी के जूसेस रिलीज होती है। तो अगर इसी तरह से एबनॉर्मल जैसे गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाए तब भी जैसे रिफ्लक्स हो सकती है, इसकी वजह से भी ऐसी कई रीजंस हो सकते हैं। तो बस आज के दिन के हवाले से हम इतना डिस्कस करेंगे, एक दो और भी डिसऑर्डर रहते हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। अब आपकी